So let's start. So in the earlier classes, we discussed about the structure and the properties of ATP. We discussed about why ATP is referred to as the ideal molecule and the universal energy currency. We discussed the need for energy in living organisms. और फिर हमने aerobic respiration start कर लिया था, जिसमें से जो first 3 stages of aerobic respiration है वो हमने खत्म कर ली थी. We are done with glycolysis. We are done with link reaction, and we are done with what? Krebs cycle. Today we have to move on towards the last stage of aerobic respiration, and by the end of the class we will finish this stage. But before we can start oxidative phosphorylation, ना आपको इससे पहले अच्छी खासी चीज़ों का मालूमात होना चाहिए before you can make complete sense of the process that we call as oxidative phosphorylation. Like, so जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए before the process of oxidative phosphorylation, they are linked with the structure of the mitochondria. थोड़ा बहुत structural details आपने AS में भी पढ़ी थी mitochondria के बारे में ना, तो उन structural details का थोड़ा बहुत अभी recap होगा, और additional structural details होंगी जो आपने AS में नहीं पढ़ी थी, which will be informed about in the slides that follow before we start with the process of oxidative phosphorylation. ठीक है? So let's look at the structure of the mitochondria. यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, you guys are familiar with all of these structures. Let me just go through them, और फिर जो additional चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, वो हम यहाँ पे mark करते जाएंगे. सही है? जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो रेलेवेंट चीज़ें क्या होती हैं जो हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में उनका यूज़ करेंगे. दे इंक्लूड द आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की. उससे जब आप अंदर जाते हैं तो फिर आते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, हवा से नहीं भरी होती, इट्स अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, याद रखो. ठीक है? फिर आपके पास आती है इनर मेम्ब्रेन विच इज थ्रोन इनटू न्यूमरस फोल्ड्स, जिनको क्रिस्टे बोला जाता है. ये जो आपको फोल्ड्स नजर आ रहे हैं ना, लाइक दे आर हियर टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर व्हाट, अभी तुम थोड़ी देर में देखोगे, बट याद रखो ये इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को क्रिस्टे बोलते हैं हम लोग. फिर जब आप इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं तो फिर आपके पास ये अगेन एक और फ्लूइड फिल्ड स्पेस आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. और मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अभी जो रेलेवेंस की हैं वो हमने यहाँ पर सिर्फ बनाई हुई हैं, विच इंक्लूड ये जो व्हाइट कलर के बहुत सारे डॉट्स हैं जिनको हम 70s राइबोसोम्स बोलते हैं, और जो येलो कलर का रबर बैंड जैसा ना आपको सर्कुलर सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसको हम सर्कुलर डीएनए बोलते हैं. ठीक है? सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट यू शुड रिमेंबर, लाइक एज फार एज द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंसर्न. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एक एक फीचर जो यहाँ लिखा हुआ है ना, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. लाइक सी यू शुड बी एबल टू लिंक द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद इट्स फंक्शनल सिग्निफिकेंस, कि फंक्शनली वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना यहाँ पे यार, इसका एक रोल याद कर लो कि आउटर मेम्ब्रेन में ना बहुत सारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं टू इनेबल द सब्सटेंसेस टू इजीली एंटर एंड लीव द माइटोकॉन्ड्रिया, सच एज पायरुवेट. याद है हमने पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में बनाया था, और फिर उस पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट किया था फॉर व्हाट वी कॉल एज द लिंक रिएक्शन. तो जाहिर सी बात है आपके पास जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होंगे ना, दैट विल अलाउ दीज मॉलिक्यूल्स टू इजीली एंटर और लीव. तो पायरुवेट जो होता है, दैट इज वन एग्जांपल ऑफ अ सब्सटेंस दैट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया. Another example is reduced NAD, like even that is a molecule that will require transport protein, because reduced NAD जो glycolysis में बनता है ना, like वो reduced NAD भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है. So आपके पास जो outer membrane का उसका आप क्या रोल याद रखेंगे, that outer membrane has what? It has transport proteins. What does it have? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जैसे कैरियर प्रोटीन्स हो गई, चैनल प्रोटीन्स हो गई, टू अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. और दो एग्जांपल्स याद कर लो, पायरुवेट हो गया, रिड्यूस्ड एनएडी हो गया, इसको एनएडीएच भी बोलते हैं. दोस आर एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन. क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन. देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है? सिर्फ एक छोटी सी चीज याद कर लो, एंड इट्स अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. ये आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है जो आपको पहले नहीं पता था ये इसमें. और वो ये चीज़ है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस मेजर करूंगा ना, किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन? ऑफ हाइड्रोजन आइंस. सो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस होगी ना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, दैट विल बी वे हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन द matrix. In what? In the matrix. Now it's a factual piece of information that you remember. Okay, when you compare the concentration of hydrogen ions between the intermembrane space and the matrix ना, तो intermembrane space में जो fluid है ना, मैंने आपको कहा था ना fluid filled space होती है, तो intermembrane space में जो fluid होता है उसमें high concentration of hydrogen ions होता है, compared with what? Compared with the matrix of the mitochondria, which is another fluid filled space. तो दोनों में hydrogen ion concentration का क्या होता है? डिफरेंस होता है. तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ना, लाइक कि अगर इन हाइड्रोजन आयंस ने डिफ्यूज करना है तो ये कहां से कहां डिफ्यूज करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? दे विल बी डिफ्यूजिंग फ्रॉम द intermembrane space into the matrix. Why? Because intermembrane space has a higher concentration and matrix has a lower concentration. But अगर मैं ये सवाल ऑपोजिट कर दूं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगी हाइड्रोजन आयंस की, तो फिर आप क्या बोलेंगे?
from matrix into the intermembrane space, because ऐसी बात है active transport involves movement what against the concentration gradient. तो please ये आप ये intermembrane space का significance याद रखेंगे. अब अगर आपके दिमाग में आए ना how is this linked to aerobic respiration, just be patient, you understand why this is important. सही है, so अपने ज़हन में रखो that intermembrane space में जो fluid होता है that has a higher concentration of hydrogen ions relative to the matrix of the mitochondria. यानी अगर मैं pH measure करूँगा ना यहाँ पे intermembrane space में as compared to matrix, तो यहाँ पे pH की value low आएगी या high आएगी intermembrane space में? लो आएगी, बिकॉज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस का मतलब क्या होता है लो पीएच का वैल्यू रिलेटिव टू द मैट्रिक्स. तो ये हो गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का सिग्निफिकेंस. दो चीजें हो गई. आउटर मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस क्या है कि इट हैज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स टू अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का सिग्निफिकेंस क्या है दैट इट हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलेटिव टू व्हाट रिलेटिव टू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. अब आ जाए इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन का थोड़ा बहुत तो आपको पता होता है. जैसे आपको ये पता होता है इट इज थ्रोन इनटू न्यूमरस फोल्ड्स दैट वी रेफर टू एज द क्रिस्टे. क्रिस्टे का फायदा भी आपको पता होता है दैट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया. बट जो चीज़ इनकम्प्लीट थी ना एएस में, जो आप नहीं पूरी पढ़ते हैं बिकॉज एएस में उसका रेलेवेंस नहीं होता है, वो ये थी कि ये लार्ज सरफेस एरिया किस चीज़ के लिए प्रोवाइड कर रहा है. लाइक तो लार्ज सरफेस एरिया आपने उस वक्त ये पढ़ा था एएस में फॉर एंजाइम रिएक्शन, फॉर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन. लाइक तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, वो मैं आपको अब बताऊंगा. इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स होते हैं ना विच वी रेफर टू एज द क्रिस्टे, लाइक ये जो फोल्ड्स होते हैं दे आर प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर टू थिंग्स. फॉर हाउ मेनी थिंग्स? टू थिंग्स. वन दैट यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ, जिनको हम बोलते हैं स्टॉक पार्टिकल्स. क्या बोलते हैं? स्टॉक पार्टिकल. वो जो लॉलीपॉप टाइप स्ट्रक्चर्स को स्टॉक पार्टिकल जिनको हम बोलते थे. लाइक जाहिर सी बात है ये सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना इस इनर मेम्ब्रेन पे स्टॉक पार्टिकल्स आ जाएंगे. लाइक तो एक चीज़ जिसके लिए हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है ना ये फोल्ड्स, वो क्या होता है? वो होते हैं स्टॉक पार्टिकल्स. ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी. एक और चीज़ होती है जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी, वो आपने नहीं सुनी होगी बिकॉज वो एएस में नहीं पढ़ा जाती है, जिसके लिए ये क्रिस्टा ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं. बिकॉज जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स भी आ सकेंगे ना मेम्ब्रेन में. तो एक जो कैटेगरी हो गई ऑफ स्ट्रक्चर्स जिनके लिए लार्ज सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन प्रोवाइड करिए वो तो हो गए स्टॉक पार्टिकल्स. जितना सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा स्टॉक पार्टिकल्स आ जाएंगे. एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ETC, which stands for what we call as the electron transport chain. First make sense of what this is structurally. Function तो हम आगे जाके करेंगे. ETC is not one protein. Stock particle जैसे एक पूरा lollipop type structure है ना, ETC is not one protein, it's not one structure, it's a chain. जब भी लिखा हुआ है electron transport chain, it's a chain. किस चीज़ की chain? It's a chain of proteins. These are electron transport chain is a group of proteins. What is it? A group. अभी मैं तुम्हें इनकी शक्ल दिखाऊंगा. It's a what? It's a group of proteins. और इन सारी ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स का रोल क्या होता है? दैट दे ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट दे ट्रांसपोर्ट? दे ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स. जब भी इस पूरी ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल देते हैं. तो डोंट इसको साइंस फिक्शन नहीं बनाना. एटीसी क्या है? एटीसी क्या है? ETC is nothing but a group of proteins transporting electrons. That's it. चूंकि ये सीक्वेंस में होती है ना इसलिए इनको चेन बोला जाता है. लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. समझ में आ गया? लाइक सो ETC क्या है? It's a group of proteins that are responsible for what in the inner membrane, which are responsible for what? For transporting electrons. So if your mind is like वो पिंचिंग यू कि यार अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? पहले सर हाइड्रोजन आयन में आया, अभी इलेक्ट्रॉन. बी पेशेंट. आप पहले बेसिकली वो नहीं होता पजल के पीसेस आपको दिखाए जाते हैं, फिर पजल जोड़ा जाता है. मैं आपको पीसेस बता रहा हूँ, समझ में आ गई? फिर हम ये सारी चीज़ें जोड़ेंगे एंड द पिक्चर विल बी कंप्लीट फॉर यू. बट यू नीड टू नो दिस. मतलब कि पजल के सारे पीसेस होंगे तो आप पिक्चर कंप्लीट करेंगे ना. तो अभी आप जो है वो पजल के डिफरेंट पीसेस नहीं होते, वो बेसिकली यहाँ पढ़ रहे हैं. समझ में आ गई? अब मैंने क्या बोला है? अब मैं आपसे पूछूंगा ना इनर मेम्ब्रेन का रोल क्या है, तो आप आएंगे इनर मेम्ब्रेन इज सोन इनटू न्यूमरस फोल्ड्स रिफर्ड एज द क्रिस्टे. These crystals provide what? A large surface area for which two things? The stock particles as well as the electron transport chain. जितना ज़्यादा surface area होगा उतना ज़्यादा stock particles भी आ जाएंगे, उतना ज़्यादा electron transport chain की proteins भी आ जाएंगे. ठीक है, तो अभी आपके लिए एक नई चीज़ होगी कि यार ETC भी एक चीज़ होती है. सही है ना? आपने AS में बिल्कुल नहीं पढ़ा था. इनर मेम्ब्रेन का एक तो हो गया ना सरफेस एरिया वाला पार्ट, लाइक फॉर लार्ज सरफेस एरिया फॉर ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है ना? एक और इनर मेम्ब्रेन का बहुत फिट फीचर होता है और वो ये होता है. एक सवाल आना चाहिए ना हमारे जहन में कि यार ये इनर मेम्ब्रेन, ये जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा कैसे रहती है और मैट्रिक्स में कम कैसे रहती है? लाइक व्हाई डोंट दे जस्ट डिफ्यूज़? भाई डिफ्यूज़ करके आ जाएं, बराबर हो जाए. लाइक तो वो इसलिए नहीं करते बिकॉज द इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन आयंस. इट इज़ व्हाट? इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन आयंस. ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये इनर मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली नहीं जा सकते. इनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है,
वो रास्ता क्या होता है अभी आगे जाकर तो मैं बताता हूँ, बट जस्ट रिमेंबर द इनर मेम्ब्रेन की एक और प्रॉपर्टी क्या है, दैट इट्स इम्परमिएबल टू व्हाट, टू हाइड्रोजन आयन. नाउ दीज आर न्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, यू हैवंट डन दिस इन एएस. आपको ये याद करना है, जो मैं बोल रहा हूँ ना आगे लिखा होएगा, आप उसकी टेंशन ही ले यार ये याद कैसे, आगे लिखा होएगा, आप सिर्फ समझ लें जो मैं बोलता जा रहा हूँ. सही है. अब हमने तीन चीजें कर ली हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड व्हाट, एंड द इनर मेम्ब्रेन. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बिफोर आई गो अहेड. So outer membrane का मैंने क्या बताया था, it contains transport proteins to allow movement of substances into and out of the mitochondria such as what, pyruvate and reduced energy. Intermembrane space का मैंने आपको क्या बताया, that it contains a relatively higher concentration of hydrogen ions as compared to the matrix, यानी वहाँ पे pH low होता है, जो fluid होता है intermembrane space पे. और जो मैंने inner membrane का आपको क्या बताया, that stored into numerous pores referred to as the cristae, which provide a large surface area for two things, stock particles and what, and the electron transport chain. और additional चीज़ आपने क्या याद रखनी है, that the inner membrane is impermeable to what, impermeable to hydrogen ions. Now let's go further into the mitochondria. तो अब आप inner membrane से और अंदर जाएंगे ना तो matrix नजर आएगा. How is matrix important for the process of aerobic respiration? Matrix is the site of what, of link reaction and the Krebs cycle, and there is a reason why these are the sites for, this is the site for both of these phases, because in दोनों stages के लिए link reaction और Krebs cycle के लिए जो enzymes चाहिए होते हैं ना, जो आपने कोर्स के लिए पढ़े नहीं है, ऐसी बात है, आपने लिंक रिएक्शन Krebs cycle में कोई एंजाइम नहीं पढ़ा था, but these are enzyme regulated processes. इनके लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं ना लिंक रिएक्शन और Krebs cycle के लिए, ये एंजाइम्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं. इसलिए मैट्रिक्स इज द साइट फॉर व्हाट, फॉर द लिंक रिएक्शन एज वेल एज द Krebs cycle. तो मैट्रिक्स का ये सिग्निफिकेंस होता है, इसमें एंजाइम सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं. सही है. फिर मैट्रिक्स में आपको दो चीजें लेबल नजर आ रही हैं, एक व्हाइट कलर के बहुत सारे डॉट्स नजर आ रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, 70S राइबोसोम्स. इनका फंक्शन वही होता है जो आपने राइबोसोम का एक फंक्शन पढ़ा हुआ है, लाइक जो कि क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस वाया ट्रांसलेशन. तो यहाँ पे बस ये होगा कि ये दे विल बी सिंथेसाइजिंग माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, बिकॉज ऐसी बात है बाकी सेल की प्रोटीन्स तो हमारे अपने जो 80S राइबोसोम्स होंगे वो बना रहे होंगे ना, तो ये जो 70S राइबोसोम्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग व्हाट, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स वाया ट्रांसलेशन. एंड सर्कुलर डीएनए का यहाँ रोल क्या होता है, जैसे अगर मैं पूछूं हमारे डीएनए का रोल क्या है जो न्यूक्लियस के अंदर है, तो हमारे डीएनए में जीन्स है ना यार, और वो जीन्स क्या कर रही होती हैं, दे आर कोडिंग फॉर आवर प्रोटीन्स. बिल्कुल इसी तरह ये जो सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का आपको नजर आ रहा है, दैट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियल जीन. व्हाट डज इट कंटेन, mitochondrial genes, and these mitochondrial genes will code for what, will code for mitochondrial proteins. ठीक है. तो ये हो गया पूरा breakdown of the entire structure of mitochondria and how each structural component is linked to its functional significance in the process of respiration. आप ये पढ़ते हैं थोड़ा बहुत in your AS, पर AS में इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ते जितना आपको A2 में पढ़ना होता है. तो जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो मैंने आगे यहाँ लिस्ट की हुई हैं. लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन. सही है. So outer membrane का क्या लिखा था हमने, क्या हुआ था, it contains carrier proteins for the transport of pyruvate, reduced energy and other substances. Number 2, highly folded inner membrane. The folds are referred to as what, as the cristae. In folds का फायदा क्या होता है, they provide a large surface area to accommodate stock particles and the electron transport chain, which is nothing but a group of proteins transporting what, electrons. ये electrons आते कहाँ से, don't worry, like we'll see exactly in electrons का source क्या होता है थोड़ी देर में. Then we have the matrix of the mitochondria. This contains the soluble enzymes that are required for which two processes, the link reaction and what, and the Krebs cycle. फिर 70S राइबोसोम्स जिनका रोल क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस वाया ट्रांसलेशन. सर्कुलर डीएनए जिसका पर्पस क्या होगा, इट विल कंटेन द जीन्स दैट विल बी कोडिंग फॉर व्हाट, फॉर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन. इन जीन्स की पहले क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होती होगी, उससे आरएनए बनता होगा, फिर उस आरएनए की ट्रांसलेशन होती होगी और आपके पास क्या बनता होगा ऑन द राइबोसोम्स, और क्या बनता होगा, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन बनती होगी. इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन आयंस, जो मैंने बताया था. ये तुम एक फैक्चुअल चीज याद कर लो, ये जो यहाँ पे बला लिखी हुई है, लाइक ये तुम अभी इग्नोर कर दो बेशक, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इससे मिलता जुलता कोई वर्ड तुम्हें याद आ रहा है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स से मिलता जुलता. थैंक यू. वो क्या होता है, व्हाट इज ईएमएफ? बेटा आपने क्या जवाब दे रहे हो आप, सॉरी. So it's a form of energy. Please remember, EMF is a form of. Do of you know exactly उस energy का purpose क्या होता है? To drive the electrons in a circuit, ना? So that's what the EMF is for. PMF is also a form of energy. समझ में आ गई? It's a form of energy, but this is not stored in electrons. Instead, this energy is stored in the form of protons. अभी इसको क्या बोला जाता है? Proton motive force बोला जाता है. ये PMF आगे आएगा, like बस इसका इससे जो तुम उसको relate करोगे ना, वो उस टर्म से करोगे जो तुमने सुनी होती है फिजिक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ. इतना याद कर लो, ईएमएफ हो या पीएमएफ हो, बोथ आर फॉर्म्स ऑफ व्हाट, बट वो क्या नाम है, एनर्जी. बोथ आर फॉर्म्स ऑफ व्हाट, स्टोर्ड एनर्जी. ठीक है ना. वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये भी एक्चुअली
केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। बस केमिकल पोटेंशियल ये सब लिखना ज़रूरी नहीं होता, आप एनर्जी याद कर लें, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज़ परफेक्टली फाइन एज फार एज बायो इज कंसर्न। फिर आपके पास और ये हम देखेंगे अभी आएगा ना, ये तो अभी मैं स्ट्रक्चरल डिटेल्स बता रहा हूँ, ये आगे आएगा अभी। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का मैं तुम्हें क्या बताया था, इट कंटेन्स व्हाट, अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलेटिव टू द मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारे फीचर्स हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के जो आप याद रखेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये ईटीसी क्या होता है। मैं तो सिर्फ तुम्हें अभी ये बताया ना कि इट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, इट्स अ चेन ऑफ प्रोटीन्स व्हिच ट्रांसपोर्ट्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट इट कि यार ये कौन सी प्रोटीन्स है, मतलब कितनी हैं और क्या करती हैं, लाइक क्या करती हैं तो आगे आएगा, बट कितनी हैं, दिखने में कैसे दिखती हैं वो मैं तुम्हें थोड़ा सा रफ ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मैं इस वाले पार्ट का, इस वाले जो पार्ट का जो मैंने ये गोला बनाया है ना, इसको मैं जूम करके यहाँ बना रहा हूँ, सही है। सो आपके पास ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, इमेजिन करो ये आउटर मेम्ब्रेन आ गया, सही है। या आपके पास आ गया इनर मेम्ब्रेन, सही है। इन दोनों के बीच में क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है ना, इसको डायग्राम को देखो ना, यहाँ से मैंने जूम किया है, अगर ये आउटर मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर साइटोप्लाज्म होगा, सही सी बात है, लाइक ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में होता है ना, लाइक, और ये आउटर और ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इनके बीच में क्या होगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होगा, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। सो लेट्स पुट दीस लेबल्स ओवर हियर ताकि आप लोग का ओरिएंटेशन सही हो जाए। दिस ओवर हियर इज द मैट्रिक्स दैट वी हैव, दिस इज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दैट वी हैव, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन that you have which is thrown into numerous folds। but तुम गौर से देखो जो मैंने ऊपर जूम वर्जन दिया हुआ है ना, लाइक जिसका मैं जूम कर रहा हूँ, वो फोल्ड नहीं है, वो बेसिकली स्ट्रेट वाला पार्ट है। मैंने बेसिकली ऐसे ही ले लिया ताकि सीधा बना सकूँ, यार टेढ़ा बना के कर लो, एक ही बात है, और बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सीधा वाला पार्ट ले लिया। और ये आउटर मेम्ब्रेन आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखो ना, ईटीसी और स्टॉक पार्टिकल्स ना किस तरह अरेंज होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। ठीक है, स्टॉक पार्टिकल की तो शक्ल आपको याद होगी ना, लॉलीपॉप टाइप स्ट्रक्चर का। सो लेट मी ड्रॉ दैट फर्स्ट। दिस ओवर हियर इज योर स्टॉक पार्टिकल, ये आपके पास क्या आ गया, स्टॉक पार्टिकल हो गया। जब भी आप स्टॉक पार्टिकल बनाते हैं, याद रखना जो इसके दो पार्ट्स होते हैं ना, एक पार्ट क्या होता है टेल और दूसरा क्या होता है हेड, या आपके पास दो पार्ट्स होते हैं। द हेड ऑफ द स्टॉक पार्टिकल विल ऑलवेज फेस व्हाट, द मैट्रिक्स, इट कैन नेवर बी फेसिंग व्हाट, द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अगर एग्जाम में स्केच करने को आ जाता है कि आप स्टॉक पार्टिकल स्केच करें, लाइक, और एग्जाम में इस तरह की डायग्राम आपको दे देता है लाइक मेम्ब्रेन्स बना के, तो आप जब भी ये लॉलीपॉप बनाएंगे, इस लॉलीपॉप का जो पॉप होगा ना, जो हेड है, that must always face what, face the matrix of the mitochondria। if you draw it in the flip way कि आपका ये हेड जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे पॉइंट करो और टेल जो है वो टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, दैट्स रॉन्ग, लाइक दैट्स नॉट हाउ, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप बोले लॉलीपॉप तो सर बनाइए, लाइक उल्टी हो गई तो क्या हो, गलत है, समझ में आ गई? आपका हेड जो है दैट शुड ऑलवेज बी फेसिंग व्हाट, फेसिंग द मैट्रिक्स। जो हेड होता है दैट्स एन एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेस। क्या बोलते हैं इसको, एटीपी सिंथेस। और जो टेल होता है ना, ये आपने पहले नहीं पढ़ा, लाइक, या शायद मैं बताया, मैं भूलियो, ये जो टेल आपको नजर आई ना, दिस इज द हेड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, हेड ऑफ द स्टॉक पार्टिकल, एंड दिस ओवर हियर इज द टेल ऑफ द स्टॉक पार्टिकल। ये जो टेल होता है ना, ये एक्चुअली हाइड्रोजन आयन चैनल होता है। क्या होता है, दिस इज अ हाइड्रोजन आयन चैनल, दिस इज द ओनली साइट जिसके थ्रू हाइड्रोजन आयंस मूव कर सकते हैं। बाकी पूरी इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इम्परमिएबल होती है टू द हाइड्रोजन आयंस। द ओनली पाथ दैट दीज हाइड्रोजन आयंस कैन टेक इज वाया द टेल ऑफ द स्टॉक पार्टिकल। तो ये जो टेल होती है, ये बेसिकली क्या होता है, एक हाइड्रोजन आयन चैनल होता है। ठीक है ना, अब तुम्हारे जहन में, क्योंकि तुम लोग हर चीज़ 2D में सोचते हो, तो तुम्हारे जहन में आ रहा है यार हाइड्रोजन आयन कहाँ है, यहाँ से जाएंगे, ये हेड में घुस जाएंगे। तो भाई ये 3D में सोचो ना स्ट्रक्चर, it's a channel that goes through and through, this is a 3D, stock particle is a 3D thing, it's not a 2D thing, like, तो ये पूरा हाइड्रोजन आयन चैनल होता है जो कि थ्रू एंड थ्रू जा रहा होता है ऑफ व्हाट, ऑफ द स्टॉक पार्टिकल, एंड अलाउज हाइड्रोजन आयंस टू मूव डाउनवर्ड, टू मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, टेल इज द हाइड्रोजन आयन चैनल। व्हाट इज द टेल, हाइड्रोजन आयन चैनल। व्हाट इज द हेड, द एंजाइम एटीपी सिंथेस। व्हाट इज द हेड, द एंजाइम एटीपी सिंथेस। तो ये क्या स्टॉक पार्टिकल, मैं अभी तुम्हें इसका ज्यादा डिटेल वर्जन अभी आगे स्लाइड में दिखाता हूँ। Now let's make the ETC कि ये ETC क्या है, सही है। तो ETC मैंने जैसे बताया था, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स ना। लेट्स ड्रॉ दोस, कितनी प्रोटीन्स होती हैं भाई, तो लेट्स ड्रॉ दोस प्रोटीन्स। तो ये आ गई एक प्रोटीन, ये आ गई दूसरी प्रोटीन, ये आ गई तीसरी प्रोटीन, और ये आ गई चौथी प्रोटीन। ये चारों प्रोटीन्स कहलाती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। व्हाट डू यू कॉल इट एज,
as the electron transport chain. अब ये जो 4 प्रोटीन्स है ना, इनके अपने अपने स्पेसिफिक नाम होते हैं, मोटे मोटे मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं, लाइक आपको वो कोर्स के लिए याद नहीं करना है, आपको मैं सिंपलर नाम बता देता हूँ उनमें से सिर्फ एक नाम है जो स्पेसिफिकली आपको याद करना है, वो भी मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ, बाकी नाम याद करने की जरूरत नहीं होती। तो इन चारों प्रोटीन्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? वी रेफर दीज 4 प्रोटीन्स कलेक्टिवली एज व्हाट? एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. It transports electrons. Where do these electrons come from? You'll get to know shortly. Just know that it transports electrons. Now, इन proteins के नाम क्या होते हैं? मैं आसान वाले नाम तुम्हें बताता हूँ, सही है? इनके complicated नाम भी होते हैं. Nobody will ask you about those. That's redundant information. याद करने की कोशिश नहीं करना, लाइक सिर्फ इन चारों में से एक प्रोटीन का नाम स्पेसिफिकली तुमने कोर्स के लिए याद करना है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ. जो पहली प्रोटीन है, इसका आसान नाम होता है कॉम्प्लेक्स 1. क्या नाम होता है? कॉम्प्लेक्स 1. ये पहली प्रोटीन का नाम है, ठीक है. दूसरी प्रोटीन का जो नाम है दैट इज कॉम्प्लेक्स 2. कैन यू गेस द नेम ऑफ द अदर 2 प्रोटीन्स? 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. तो ये आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 है, और ये आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 है. जो कॉम्प्लेक्स 4 है ना, इसका एक्चुअल नाम आपको पता होना चाहिए, तो आप सिर्फ इसका एक्चुअल नाम याद रखेंगे. मैं बताता हूँ एक्चुअल नाम क्या होता है, बाकी 3 को बस तुम प्रोटीन्स बोल दो. that will be sufficient as far as your course is concerned. तो इसका नाम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. क्या नाम होता है? and that's the only one that I want you to know as part of your course. बाकियों के स्पेसिफिक नाम याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें. याद रखो, ये जो बाकी प्रोटीन्स है ना, ये भी एक फॉर्म्स ऑफ साइटोक्रोम्स होती हैं. साइटोक्रोम एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स का नाम है. फिर साइटोक्रोम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक इसलिए हम बोलते हैं एटीसी प्रोटीन्स में बहुत सारी जो प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं? साइटोक्रोम्स की एग्जांपल है. जैसे कॉम्प्लेक्स 4 इज अ स्पेसिफिक साइटोक्रोम 2, जिसका नाम क्या होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है. अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ से कैसे करते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, ये सब तुम अभी करोगे. बस अभी ये याद कर लो, स्ट्रक्चरली ये चारों कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं? एटीसी बोलते हैं. इनमें ये चारों प्रोटीन्स होती हैं, और जो चौथी वाली प्रोटीन है ना, उसका नाम याद कर लो, विच इज व्हाट? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. क्या बोलते हैं उसको? अब तुम देखो यार, ये मैंने बनाया इस स्टाइल में कि मैंने 4 प्रोटीन साथ बनाई और फिर स्टॉक पार्टिकल तुम्हें शो किया ना. जब हम बोलते हैं ना क्रिस्टा प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया, तो उसका मतलब क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया टू अकोमोडेट मोर एंड मोर ऑफ दीस ETC प्रोटीन्स एंड मोर ऑफ व्हाट? द स्टॉक पार्टिकल्स. तो अपने ध्यान में रखो, वो जो लार्ज सरफेस एरिया होता है वो इसलिए होता है कि ये जो 4 प्रोटीन्स का सेट है ना, जिसको हम बोलते हैं ETC, ये भी ज़्यादा आ सके वहाँ पे, और जो स्टॉक पार्टिकल्स हैं वो भी ज़्यादा क्या करें? आ सके मेम्ब्रेन के ऊपर. उसके लिए क्रिस्टा आपके पास इनर मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, इंटरन्यूमरस फोल्ड्स, जिनको हम क्रिस्टे बोलते हैं. सो दैट्स व्हाट दी like diagrammatic representation or illustration of ETC and the stock particles look like. I want to remember this and keep this at the back of your mind. अपने जहन में ना इसकी पिक्चर बिठा लो, लाइक ETC स्टॉक पार्टिकल. ETC ये पिक्चर अपने जहन में बिठा लो कि इस तरह ETC दिखता है और इस तरह स्टॉक पार्टिकल दिखते हैं. एक और चीज़ भी याद रखना है कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है? हाइड्रोजन आइंस की हाई होती है. और मैट्रिक्स में किस चीज़ की हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? लो होती है. ये अपने जहन में प्लीज़ रखना, ये हम आगे जाके भी यूज़ करेंगे. So that's the same diagram that we drew in the last slide. अब मैं तुम्हें ये स्टॉक पार्टिकल ना थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि इसके थ्रू जब हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं ना, लाइक ये चैनल होता है हाइड्रोजन आयन चैनल, ठीक है ना, और ये हेड क्या होता है? एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज. एटीपी सिंथेज का रोल क्या था? इट विल मेक एटीपी. एटीपी सिंथेज का रोल क्या होता है? इट सिंथेसाइजेस एटीपी बाय एक्चुअली कंबाइनिंग व्हाट? एडीपी एंड फॉस्फेट. एडीपी एंड फॉस्फेट कंबाइन करके एटीपी सिंथेज क्या बनाता है? एटीपी बनाता है. लाइक मैं बताता हूँ, ये जो स्टॉक पार्टिकल है ना, ये एटीपी बनाता है किस तरह, मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ. ये है स्टॉक पार्टिकल, ठीक है. अभी गौर से देखो यहाँ डायग्राम में नजर क्या आ रहा है. जब हाइड्रोजन आयंस इस चैनल के थ्रू मूव करते हैं ना डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसकी वजह से ये पूरा स्टॉक पार्टिकल रोटेट करता है. क्या करता है? स्टॉक पार्टिकल रोटेट करता है. इस रोटेशन की वजह से ना एडीपी और फॉस्फेट कंबाइन करते हैं, और आपके पास क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है. क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है. ये चीज़ अपने जहन में फैक्चुअली बिठाओ. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. जब हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं ना डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द स्टॉक पार्टिकल, ठीक है ना, लाइक, तो स्टॉक पार्टिकल क्या करेगा? रोटेट करेगा. इसका जो रोटेशनल मोशन होता है ना, दैट कॉजेज द एडीपी एंड फॉस्फेट टू कंबाइन टुगेदर टू गिव यू व्हाट? टू गिव यू एटीपी. अगेन, जब हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम वे टू वे, from the intermembrane space into the matrix, because intermembrane space में high होती है ना concentration, यहाँ low होती है. So when these hydrogen ions move down the concentration gradient through the stock particle, तो stock particle क्या करेगा? रोटेट करेगा. इस रोटेशनल मोशन का पर्पस क्या होता है? कि एडीपी और फॉस्फेट को ज्वाइन किया जाए टू मेक व्हाट? टू मेक एटीपी. और ये जब हम अभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पूरा कर रहे होंगे ना, ये दोबारा चीज़ आएगी. आई वांट यू टू रिमेंबर दिस कि ये स्टॉक पार्टिकल इस तरह काम कर रहा होता है
to make ATP from what? From ADP and what? And phosphate. ठीक है, तो ये stock particle. Now let's give a quick overview of what we have made so far. Aerobic. Before I start with the aerobic respiration in detail, like मैं चाहता हूँ आपके जहन में ये चीज़ रिकॉल हो जाए कि अब तक जो 3 स्टेजेस हमने किए ना उसमें इवेंचुअली हमने क्या क्या बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट स्लाइड जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी या लास्ट से पहले वाली शायद स्लाइड हो, पता नहीं, उसमें मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया था क्या क्या चीज़ें हम टोटल बना चुके हैं अब तक बाय द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल के एंड तक हम लोग 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना चुके हैं, हम 4 ATP मॉलिक्यूल्स बना चुके हैं। ये दोनों एंड प्रोडक्ट्स होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, बिकॉज ये फर्दर अब किसी काम के लिए जो है वो यूज नहीं होंगी अदर देन जो इनका पर्पस होगा। जैसे 6CO2 जो बने ना, ये सेल के अंदर बने, ये सेल से डिफ्यूज करके ब्लड में जाएंगे, ब्लड फिर इनको लेके जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स, और लंग्स में ये CO2 आप क्या कर देंगे? एक्सेल कर देंगे, तो खत्म, एंड प्रोडक्ट हो गया। 4 ATP जो आपने बनाए हैं ये भी अब रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट कहलाता है, बिकॉज ये अब यूज हो जाएगा इन व्हाट? इन डिफरेंट एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटीज इन आवर सेल, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, या फॉर एग्जांपल लोकोमोशन हो गया, या फना फना फना, ये भी एंड प्रोडक्ट आ गया। ये जो दो बचे ना आपके पास, 10 NADH and 2 FADH2 molecules, these are not end products of aerobic respiration. ये अभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन में जाएंगे और वहाँ ये यूज होंगे to produce more ATP. To produce what? More ATP. How? You will see that shortly. सही है। सो ये 10 NADH और 10 और 2 FADH2 ये हमने बनाया पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ना, ये अब जाएंगे क्या नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन में, इनसे हम और ATP बनाएंगे। किससे बनाएंगे ये तुम अभी थोड़ी देर में देखोगे। जाहिर सी बात है मैं 10 के 10 NADH यूज़ नहीं करूँगा, मैं एक NADH यूज़ करूँगा। वो जो एक NADH कर रहा होगा वो बाकी भी सारे NADH कर रहे होंगे लाइक, और जो एक FADH2 कर रहा होगा वो दूसरा वाला FADH2 भी कर रहा होगा। तो हम दोनों का एक एक मॉलिक्यूल पिक कर लेंगे एंड विल सी हाउ दे पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन। बाकी जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सिमिलर तरीके से क्या कर रहे होंगे? पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। So the crystal of the mitochondria is the site of oxidative phosphorylation. Crystal provides a large surface area to accommodate what? Stock particles and the electron transport chain. The head of the stock particle is an enzyme known as what? ATP synthase, which is responsible for synthesizing ATP by combining ADP and phosphate. And ETC is a group of membrane proteins involved in transporting electrons. किस तरह transport करते हैं अभी तुम देखोगे। These proteins are reduced and oxidized as they to understand the sentence that they are reduced and oxidized as they transport electrons. जैसे जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना एक प्रोटीन के पास, तो इलेक्ट्रॉन का गेन किया ना प्रोटीन ने, तो प्रोटीन क्या हो जाएगी? रिड्यूस। जब वही प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर दोबारा लूज करेगी तो वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो ये प्रोटीन जो होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, लूज करती हैं, गेन करती हैं, लूज करती हैं। इसलिए हम बोलते हैं दीज प्रोटीन्स पास थ्रू व्हाट? अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लाइक जब इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। यार कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का फायदा क्या होगा तुम अभी थोड़ी देर में देखोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। अब आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन स्टार्ट करने से पहले अच्छा खासा ये लेग वर्क करना होता है बिफोर यू एक्चुअली मूव टू द प्रोसेस। और अब मैं जिस तरह बोल रहा हूँ ना यार, अपनी खोपड़ी में प्लीज उसी तरह उसको डालते रहना, लाइक बिकॉज इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन। Your course bridges that into what? into वो क्या नाम है, summarize that into a very beautiful way कि आपके दिमाग में बैठ जाए। एक्चुअल प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो आपके कोर्स में नहीं है। जितना आपको बताऊंगा ना प्लीज़ उतना कल जब मैं आपसे पूछूँ ना आपको याद होना चाहिए, या आप रट्टा मार के आएंगे घर से। सही है। सो लेट्स मेक दैट डायग्राम अगेन जिसमें हमने ETC और स्टॉक पार्टिकल शो किया था। तो मैं यहाँ पे जो है वो इनर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। इमेजिन करो ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, सही है। ये आपका आ गया स्टॉक पार्टिकल। अब मैं चीज़ें लेबल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अब आपको पता है ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये आपका स्टॉक पार्टिकल आ गया और ये आपकी आ गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन्स, ये हो गई। अच्छा अगर आपके जहन में आ रहा है ना यार सबसे बड़ी पहली प्रोटीन है फिर छोटी छोटी, ये ऐसा नहीं है। द डायग्राम इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल, ये सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे इसलिए हम इस तरह बनाते हैं ताकि आप देख सकें 4 अलग अलग प्रोटीन हैं। समझ में आ गई? लाइक साइज़ का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई? तो मैं बीच में से एक मिनट ये डायग्राम क्लियर कर देता हूँ। तो ये आपके पास आ गई 4 प्रोटीन। अब मैं करूँगा क्या, जो पीछे मैंने लिखा था ना 10 NADH और 2 FADH2, मैं उसमें से एक NADH अब पकड़ूंगा और तो मैं बताऊंगा हाउ विल दैट बी यूज्ड टू मेक ATP। लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। मैं लेबल कर रहा हूँ जगहें, मुझे बताओ मैट्रिक्स किस तरफ है? नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है? नीचे की तरफ है। वाई? बिकॉज दिस इज द साइड जहाँ पे जो है वो आपके पास क्या फेस कर रहा है? हेड ऑफ द स्टॉक पार्टिकल फेस कर रहा है। और ये जगह जो होगी जहाँ पे ये टेल फेस करी है वो क्या है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। यू शुड रिमेंबर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हैज व्हाट? अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और जो मैट्रिक्स होता है दैट हैज व्हाट? A lower concentration of hydrogen ions. ठीक है। अब यहाँ देखियो overview. I'll now pick up a molecule of ADP
ADP and let's molecule of NADH and let's see उसके साथ क्या होता है. सिर्फ देखो, अब स्लाइड पे देखो, सिर्फ कोई लिखने की जरूरत नहीं है. So an NADH molecule gets oxidized at the electron transport chain. जब मैंने बोला ना NADH molecule gets oxidized, तो वो जो तुमने रिएक्शन नहीं पढ़ा था NAD वाला, NAD प्लस प्लस 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग NADH प्लस प्रोटॉन, अब वो तुम रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हो. कहाँ लेके जा रहे हो? NADH अब क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो वो क्या बन जाएगा? रिड्यूस NAD जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बेसिकली ऑक्सीडाइज NAD बन जाएगा. सो NADH, हम पूरी इक्वेशन लिख रहे हैं, हमसे उसका जो मेन चीज़ है मैं वो लिख रहा हूँ. NADH molecule gets oxidized at the electron transport chain to release what? To release this. अब गौर से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यार. To release oxidized NAD, जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइज NAD बन जाएगा, एंड हाइड्रोजन एटम्स. देखो वो जो तुम देखते हो ना, ऑक्सीडाइज NAD प्लस 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उस 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ? 2 हाइड्रोजन एटम भी लिख सकता हूँ. तो आप इसको बोलेंगे इस तरह, 2 लिखना जरूरी नहीं होता, बोलना भी जरूरी नहीं होता, सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए आपको दिखाया जाता है. इसको बोलेंगे आप इस तरह आसान जुमले में. एन NADH molecule gets oxidized at the electron transport chain releasing hydrogen atoms. ये आपका पहला जुमला होगा. मैं जुमला बाय जुमला जाऊंगा, लाइक सेंटेंस बाय सेंटेंस. आप अपने दिमाग में, खोपड़ी में बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह सेंटेंसेस जो है ना वो लाइक प्रिंट करेंगे. समझ में आ गई? पहले मैंने क्या बोला है? एन NADH molecule gets oxidized at the electron transport chain releasing what? Hydrogen atoms. Again, कितने not of relevance हो गए, हाइड्रोजन एटम्स रिलीज हो गए. अगेन, an NADH molecule gets oxidized at what? At the electron transport chain releasing what? Hydrogen atom. अब जिसके दिमाग में आ रहा है ना NADH, यहीं आएगा क्या? यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं. यहाँ आंसर इज नो. जहाँ बनाए हैं वहीं बनाएंगे. आप समझ में आ गए रही? तो ये पहली लिखना जो ही नहीं है, पहली प्रोटीन में कॉम्प्लेक्स 1 में फालतू चीजें नहीं अपने दिमाग में डालो. जो काम चीजें ना अभी सिर्फ वो याद रखो. मैं कोई फालतू चीज बोलूंगा ही नहीं अभी. मैं सिर्फ उतना बोलूंगा आपके एग्जाम के लिए आपको मिनिमम पता होना चाहिए. फिर बाद में आप मुझसे फालतू सवाल कर लीजिएगा. So NADH molecule gets oxidized at what? At the electron transport chain releasing what? Hydrogen atoms. मैंने ये भी नहीं बोला releasing oxidized NAD, मैं सिर्फ क्या बोला? हाइड्रोजन एटम. वो इतना याद रखेंगे. अगेन फर्स्ट सेंटेंस क्या है? NADH molecule gets oxidized at what? At the electron transport chain releasing hydrogen atoms. Second sentence, these hydrogen atoms will split, will what? Split to form protons and high energy electrons. क्या बोला है? The hydrogen atoms will split to form what? Do you always see 2H को मैंने 2H plus plus 2 electron कर दिए. So hydrogen atom splits to form what? Protons and high energy electrons which are picked up by the electron transport chain. Which are picked up by what? The electron transport chain. दो sentences हो गए. अब पहला क्या था? An NADH molecule gets oxidized at the electron transport chain releasing what? Hydrogen atoms. दूसरा sentence क्या है? The hydrogen atoms split to form what? Protons and high energy electrons which are picked up by what? Which are picked up by the electron transport chain. Electrons सिर्फ pick करेगी electron transport chain. Protons नहीं pick करेगी. Protons अभी यहाँ आपके पास आ गए, नीचे आ गए. समझ में आ गई? लाइक सो ये आपके पास हो गए दो ओपनिंग सेंटेंसेस आपके. दोबारा, an NADH molecule gets oxidized at what? At the electron transport chain releasing what? Hydrogen atoms. The hydrogen atoms then split to form protons and high energy electrons which are picked up by what? Which are picked up by the electron transport chain. इलेक्ट्रॉन्स का मैंने एक प्रॉपर्टी साथ बोला था. व्हाट वाज दैट प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रॉन में क्या क्या स्पेशल चीज़ है यहाँ पे? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. अगेन इलेक्ट्रॉन में क्या स्पेशल चीज़ है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. These electrons lose energy as they move from one ETC protein to another. These electrons what? Lose energy as they move from one ETC protein to another. These electrons what? Lose energy as they move from one ETC protein to another. ये जो एनर्जी है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया ज़ाया नहीं होने देता. ये जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज़ करें ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है ना, इसको डायरेक्टली एटीपी बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता. तो हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स में ये एनर्जी है ना, इसको पहले एक और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस एनर्जी को यूज़ करते हैं टू मेक एटीपी.
वो जो एक और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, वो मैं तुम्हें बताता हूँ. सो द इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी एज दे मूव फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वन ETC प्रोटीन टू अनदर. This energy is used, क्या बोल रहा हूँ, this energy is used to transport, to transport protons, to transport what, protons from the matrix into what, into the intermembrane space. देखो मेरी एरो कहाँ से जा रही है, from the matrix into what, into the intermembrane space, creating what we call as the proton motive force, creating what we call as the proton motive force. अब मैं ये सब कुछ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और गौर से मुझे सुनते जाओ, सही है. पहला सेंटेंस मैंने क्या बोला था, an NADH molecule gets oxidized at the electron transport chain releasing what, hydrogen atoms. These atoms split to form protons and high energy electrons which are picked up by what, the electron transport chain. These electrons lose energy as they move from one ETC protein to another. This energy is used to transport protons from where to where, from the matrix into the intermembrane space, creating what, the proton motive force. Do all of you make sense of actually क्या हुआ है यहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी थी ना, उनको आपने बेसिकली एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी में सेव कर दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बोलते हैं. बिकॉज इसी एनर्जी को आप यूज करेंगे टू व्हाट, टू सिंथेसाइज एटीपी. अभी मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह यूज करेंगे. लाइक अब दो चीजें हो गई, एक कोने पे तुम्हें नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं, लाइक उनका क्या होगा, और दूसरी जगह तुम्हें नजर आ रहा है प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होगी, उसका क्या होगा. लेट्स कंप्लीट. पहले मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करके बताता हूँ और फिर हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स पे आते हैं, ठीक है ना. अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आए ना, जो अभी आपको कहाँ पे नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक आ गए हैं. विच प्रोटीन हैज द इलेक्ट्रॉन्स राइट नाउ, कैन यू नेम दिस प्रोटीन. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसका आसान नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4, बट इसका आप एक्चुअल नाम याद रखेंगे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ये इलेक्ट्रॉन इमेजिन करो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं जमा होते जाएं यहाँ पे और कहीं जाए नहीं, लेट्स से यहीं जमा होते रहें, तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन से ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी. अगर ये सैचुरेट हो जाएगी, देन इट विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम दिस प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन से सैचुरेट हो जाएगी और फिर ये और इलेक्ट्रॉन्स रिसीव ही नहीं कर सकेगी. लाइक तो आप चाहते ना ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा ना हो, ये इलेक्ट्रॉन्स को इवेंचुअली कोई चीज़ पिक कर ले. तो वो जो चीज़ होती है ना जो इन इलेक्ट्रॉन्स को इवेंचुअली पिक करती है, वो होती है ऑक्सीजन. क्या होती है, ऑक्सीजन. So these electrons are eventually picked up by oxygen in the presence of these protons. ये protons भी यहाँ आ जाते हैं, तो 2 protons plus electrons plus oxygen, ये जो पूरी चीज़ आपको नजर आ रही है ना अब यहाँ पे, this will end up forming what we call as water. This will end up forming what, water. वो जो आप याद करते थे ना, लाइक रट्टा जो मारते थे, लाइक ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड तुमने बहुत दफ़ा बनाया पीछे, वाटर तुमने कहीं नहीं बनाया था ना. दिस इज वेयर द वाटर इज फॉर्म. यहाँ पे ऑक्सीजन किस क्या एक्ट कर रहा है, एज व्हाट, it is acting as the terminal electron acceptor. What is it acting as, terminal because this is the last molecule जो आपके पास आता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और फिर रिड्यूस होकर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड द एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है. तो ऑक्सीजन का रोल ही ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, दैट एक्चुअली व्हाट सर्व्स एज द terminal electron acceptor. What does it serve as, terminal electron acceptor. It accepts electrons and protons in the presence of which enzyme, cytochrome oxidase, to form what, to form water. और water जो होता है ना, it's one of the end products of what, of aerobic respiration जो आप यहाँ पे बना रहे होते हैं. लाइक कितने बनाते हैं, that's not of relevance, बस याद रखो कि वाटर यहाँ से आपके पास आ रहा होता है. लाइक तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन्स की कहानी खत्म. यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है. अब जो सिर्फ एक पार्ट पिक्चर का इनकम्प्लीट रह गया ना, वो रह गया कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स के साथ क्या होता है. लाइक सो बिफोर आई टेल यू दैट व्हिच इज द लास्ट बिट इन द होल पिक्चर, let's just give it a quick recap again and then we'll come to proton motive force. So again, an NADH molecule gets oxidized at what, at the electron transport chain releasing what, hydrogen atoms. मैं जिस तरह बोल रहा हूँ ना exactly उसी तरह आगे लिखा होएगा, अपने दिमाग में बिठा लेंगे. समझ में आ गई, कल मैं आपको खड़ा करा के आपसे पूछूंगा, ये समझ में आ गई. So an NADH molecule gets oxidized at what, at the electron transport chain releasing what, atoms. The hydrogen atoms split to form what, protons and high energy electrons which are picked up by what, the electron transport chain.
These electrons lose energy as they move from one ETC protein to another. The energy is used to transport protons from where to where? From the matrix into the intermembrane space, creating what? The proton motive force. अब इसके साथ क्या होगा? इसको अभी हम आगे जाते हैं. पहले इलेक्ट्रॉन्स की कहानी खत्म कर लें. The electrons are eventually picked up by what? By the molecular oxygen. O2 की बात करें. By the molecular oxygen, which serves as what? As the terminal electron. ये टर्म आपको याद करना है कोर्स के लिए कि ऑक्सीजन का रोल क्या होता है. It serves as what? As the terminal electron acceptor. क्या बोला मैंने? Terminal electron. So the electrons are eventually picked up by molecular oxygen, which serves as what? As the terminal electron acceptor. Oxygen gets reduced by accepting what? Electrons and protons in the presence of what? Cytochrome oxidase to form what? Water. To form water. Again, the oxygen gets reduced by accepting what? Accepting what? Electrons and protons in the presence of cytochrome oxidase to form what? To form वाटर. वाटर एक प्रोडक्ट होता है, ये एंड प्रोडक्ट होता है. तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की कहानी खत्म कर ली. अब आ जाओ प्रोटॉन मोटिव फोर्स के साथ क्या होता है. ठीक है, और मैं चाहता हूँ तुम लिंक कर सको इसको. हमने जो है वो बहुत सारे प्रोटॉन्स जमा कर दिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. अब इन प्रोटॉन्स को कीड़ा होगा हम वापस जाएं मैट्रिक्स में डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बिकॉज मैट्रिक्स में ऐसी बात लो है ना. बट प्रोटॉन्स को जितना भी कीड़ा हो वो यहाँ से तो जा नहीं सकते ना. वाई? बिकॉज ऐसी बात है द इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन आयंस. तो एक ही रास्ता होता है इन प्रोटॉन्स के लिए, और वो कौन सा होता है? वाया स्टॉक पार्टिकल. और अभी मैंने तुम्हें बताया था जब हाइड्रोजन आयंस इसके थ्रू मूव करेंगे तो स्टॉक पार्टिकल क्या करेगा? रोटेट. और जब वो रोटेट करेगा तो कौन सी दो चीज़ें कंबाइन होंगी? एडीपी एंड फॉस्फेट टू मेक व्हाट? एटीपी. इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एटीपी सिंथेस. इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एंजाइम एटीपी सिंथेस. ये जो फिनोमेना होता है ना ऑफ हाइड्रोजन आयन मूविंग डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, क्या बोल रहा हूँ? फिनोमेना ऑफ हाइड्रोजन आयंस मूविंग डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. इस फिनोमेना को एक कूल नाम दिया जाता है. इसको हम बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस. क्या बोलते हैं? केमी ऑस्मोसिस. तो तुम्हारे जहन में आया पानी कहाँ से आ गया यहाँ पे? ऑस्मोसिस का ऑस्मोसिस नहीं है, केमी ऑस्मोसिस है. क्या है? केमी ऑस्मोसिस है. केमिकल की ऑस्मोसिस. यहाँ पे केमिकल वो क्या है? हाइड्रोजन आयन. ऑस्मोसिस क्या होती है? इट्स अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर ना. तो केमी ऑस्मोसिस का मतलब होता है डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ केमिकल्स. यहाँ पे वो केमिकल क्या है? हाइड्रोजन आयन. सो जो मूवमेंट होती है हाइड्रोजन आयंस की डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, उसको हम क्या बोलते हैं? केमी ऑस्मोसिस बोलते हैं. और इसी मूवमेंट की वजह से एक्चुअली क्या बनता है? एटीपी बनता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ द स्टॉक पार्टिकल. और ये जो सिंथेसिस होती है ना एटीपी की फ्रॉम द यूजिंग द प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इसको नाम दिया जाता है द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स. इसको नाम दिया जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. क्या नाम दिया जाता है? ऑक्सीडेटिव. बेसिकली केमी ऑस्मोसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तुम किस तरह लिंक करोगे कि केमी ऑस्मोसिस इज द रीजन व्हाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एक्चुअली अकर्स. लाइक केमी ऑस्मोसिस से जो है वो आपके पास इनडायरेक्टली जो एनर्जी होती है ना प्रोटॉन्स की जो मूवमेंट से आपके पास आती है, लाइक वो एनर्जी यूज आती है टू सिंथेसाइज एटीपी. इस फिनोमेना को ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी यूजिंग द प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इसको टर्म दिया जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. अब मैं ये पूरा एक दफा बोल रहा हूँ, दोबारा पूरा बोल रहा हूँ मैं ए टू जी. वही चीज मैंने आगे लिखी होगी वो मैं गो थ्रू करूंगा तो तुम दो दफा अभी दोबारा सुनोगे ये चीज. और मैं चाहता हूँ कल जब मैं आपसे पूछूं ना तो आप इसी तरह मुझे जुमलों में आंसर करें, अपनी कोई साइंस फिक्शन नहीं डालेंगे. तो ये आप जब घर पे रिहर्स करके आएंगे ना 10-12 दफा तो कल आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे. जब आप खड़े होंगे ना, लाइक स्टेज फ्राइट भी होता है ना, तो आप खड़े होंगे फिर मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा फिर आप आंसर देंगे, लाइक तो आप मेक श्योर आप पूरा ना रिहर्स करके आए. समझ में आ गई? लाइक तो मैं रिपीट करूँ. An NADH molecule gets oxidized at what? At the electron transport chain, releasing what? Hydrogen atoms. These hydrogen atoms split to form protons and high energy electrons, which are picked up by the electron transport chain. The electrons lose energy as they move from one ETC protein to another. This energy is used to transport protons from the matrix into the intermembrane space, creating what? The proton motive force. The electrons are eventually picked up by molecular oxygen, which serves as the terminal electron acceptor. Oxygen accepts electrons and protons in the presence of the enzyme what? Cytochrome oxidase to form water. The protons will now move down the electrochemical gradient through what? Through the Stokes particles, causing the Stokes particle to rotate
combining ADP and phosphate in the presence of what? ATP synthase to form what? To form ATP. The movement of hydrogen ions down the electrochemical gradient is also referred to as what? As chemiosmosis, and this provides the energy indirectly for ATP synthesis. ये जो ATP synthesis होती है due to what? Proton motive force, उसको हम नाम क्या देते हैं? Oxidative phosphorylation. That's the whole picture. Do all of you understand that? ये आपको कभी भी याद नहीं होगी अगर आप 2 दिन इसको डिले कर देंगे पढ़ने में. आप घर जाके इसको याद कर लेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ. मैंने आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन बताया जो आपके कोर्स के लिए रेलिवेंट है. मैंने कुछ एडिशनल चीज़ आपको नहीं बताई है. समझ में आ गई? 2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. लाइक वो प्रोसेस से लिंक नहीं है, उससे ना आपको थोड़ा सा नंबर गेम थोड़ा सा समझ में आएगा. नंबर गेम क्या मैं ये बताना चाह रहा हूँ. सवाल चाहिए ना कितने एटीपी. जब ये एक NADH गया यहाँ पे, जब वो ऑक्सीडाइज हुआ, कितने एटीपी बने. सही है. मतलब कि कितने, मतलब प्रोटॉन मोटिव फोर्स कितनी क्रिएट हुई है, यानी कितनी एनर्जी स्टोर हुई है कि उससे कितने एटीपी बन सकते हैं. तो एज अ रफ अप्रोक्सीमेशन थ्योरेटिकली हम ये बोलते हैं कि जब एक NADH मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है ना, तो उससे जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होती है ना, उससे आप अप्रोक्सीमेटली थ्योरेटिकली बता रहा हूँ. तो एक्चुअल यील्ड कम होती है, ठीक है ना, मैं थ्योरेटिकल यील्ड बता रहा हूँ. उससे जो थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एटीपी होती है ना, वो 3 एटीपी मॉलिक्यूल होता है. 1 NADH मॉलिक्यूल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उससे जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होता है ना, लाइक उससे आप अप्रोक्सीमेटली थ्योरेटिकली कितना बना सकते हैं? 3 एटीपी बना सकते हैं. तो यानी हमने कितने बनाए थे NADH? 10. तो टोटल अब एटीपी कितना हो जाएगा? 10 times 3 विच विल बी इक्वल टू व्हाट? 30 एटीपी. दूसरा सवाल ये, FADH कहाँ है? FADH2 कहाँ है? तो देखो यार, FADH2 जो है ना, वो इधर एंटर नहीं होता है. FADH2 इस वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन में एंटर होता है. उसके बाद जो होता है वो एग्जैक्टली सेम चीज़ ही होती है. हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं, स्प्लिट इनटू प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ब्ला ब्ला ब्ला. बट जो इलेक्ट्रॉन्स FADH2 कैरी करते हैं ना, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती जितने NADH के इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है. इसलिए जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स FADH2 की वजह से क्रिएट होती है वो थोड़ी सी वीक होती है. इसलिए जो ATP बनते हैं वो भी थोड़े से क्या बनते हैं? कम बनते हैं. कितने बनते हैं? 1 FADH2 molecule will theoretically produce 2 ATP molecule, not 3. कितने? 2 ATP. तो 2 FADH2 से फिर कितने आ जाएंगे? 4 ATP आ जाएंगे. तो 30 ATP theoretically आप NADH से बना सकते हैं for 1 molecule of glucose, per molecule of glucose. और कितने आप FADH2 से बना सकते हैं? 4. तो टोटल कितने हो गए? 34 ATP. और पहले आपने 4 ATP पहले भी बनाए थे ग्लाइकोसिस और क्रेब्स साइकिल में, तो उनको अगर आप ऐड करें तो टोटल ATP कितने हो गए? 38 ATP. ये 38 ATP एक्चुअल यील्ड नहीं होता है पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये थ्योरेटिकल यील्ड होता है. क्या होता है? थ्योरेटिकल. एक्चुअल क्या होता है वो हम आज नहीं करेंगे, वो हम कल करेंगे. अब जो मैंने आपको बोला है ना, ये वही डायग्राम है यार जो मैंने पीछे तुम्हें बना के दिखाया था. एग्जैक्टली वही डायग्राम है, थोड़ा सा नीट बना है. अब मैं पढ़ रहा हूँ जो मैंने भाषण आपको पूरा बताया था. दिस विल बी योर लास्ट रिकॉल ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. इसके बाद से आप पूरे साल आप होंगे जो रिवाइज करा रहे होंगे. सही है. So NADH gets oxidized at the ETC, releasing what? Hydrogen atoms. These hydrogen atoms split to form protons and high energy electrons. The electrons are picked up by the electron transport chain. The electrons lose energy as they move from one ETC protein to another. बिल्कुल वही भाषण है जो मैं आपको पीछे बोल रहा था, बस मैं पढ़ के आपको इसे सुना रहा हूँ ताकि आपको बाद में आप ये ना बोले सर आपने इतनी तेज बोला था. मैं यहाँ लिखा है. सही है. This energy is used to transport hydrogen ions against the concentration gradient from the matrix into the intermembrane space, creating what? The proton motive force. Basically जो electrons में energy थी ना, उसको हम एक और form में ले आए जिसको हम क्या बोलते हैं? Proton motive force बोलते हैं. The electrons are eventually accepted by what? Molecular oxygen. Oxygen molecule को बोल रहे हैं molecular oxygen. सही है. Which serves as the terminal electron acceptor. Molecular oxygen accepts electrons and protons to form what? Water in the presence of the enzyme cytochrome oxidase. The protons move down the electrochemical gradient from the intermembrane space into the matrix via what? Stock particles. This releases energy which can be used to synthesize ATP. और ये किस तरह होती है कि वो stock particle rotate करते हैं, वो आगे मैंने लिखा हुआ है. This is known as what? Known as chemiosmosis. अब rotation वाला part, the stock particles rotate, combining ADP and phosphate to form ATP using the enzyme what? ATP synthase. This process of producing ATP in the presence of proton motive force is known as what? Is known as oxidative phosphorylation. An NADH molecule on oxidation theoretically releases sufficient energy to make how many ATP molecules? 3. And an FADH2 molecule on oxidation theoretically releases sufficient energy to make how many ATP molecules?
2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं इन सबको टोटल करूंगा तो पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपके पास 10 NADH थे तो टोटल ATP कितने हो जाएंगे 30, और आपके पास 2 FADH2 आए थे तो टोटल ATP कितने हो जाएंगे 4। इनको आप ऐड करेंगे तो टोटल आपने ATP कितना बनाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से 34 बनाए हैं। इससे पहले भी आपने 4 ATP बनाए थे, बट वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं था, वो एक और प्रोसेस होता है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। और हम एक्चुअल यील्ड ऑफ ATP भी देखेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द एक्चुअल यील्ड। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन सी यील्ड है ये, theoretical yield. So this will stop here and we'll continue from here in the